Hello guys, very good morning. Welcome to my channel Legal Buddy. It's Advocate Pooja Sharma, and according to my promise that today I am about to cover all sections, all the provision regarding bail and bond. First of all, whenever we will study about bail and bond, क्या वर्ड आता है? बेल. बेल होता क्या है? What is bail? ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ डिफाइन है? The word bail has defined in section 2 clause B. Fine. Bail का मतलब क्या होता है? I'm telling you in a very simple language. Bail का मतलब होता है release of a person, release of a accused person, or release of a suspected accused person from the custody of law. कानून की हिरासत से उसको बाहर करना कुछ शर्तों पर, उसे बेल कहते हैं. किसे कानून की हिरासत से बाहर करना? एक एक्यूज्ड को या एक सस्पेक्टेड एक्यूज्ड को जिसके नाम पर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है. ठीक है. सेक्शन 2 क्लॉज बी, बेल. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 2 क्लॉज बी. सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बेल हो गया. फॉर एग्जाम्पल बेल हो गया, तो बेल के बाद का प्रोविजन क्या है? बेल एंड बॉन्ड. बॉन्ड क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट बॉन्ड? सेक्शन 2 क्लॉज डी, बेल बॉन्ड, एंड सेक्शन 2 क्लॉज ई, बॉन्ड. बॉन्ड मीन्स पर्सनल बॉन्ड. पर्सनल बॉन्ड पर जब रिलीज किया जाता है, जहां पर किसी तरह का सिक्योरिटी नहीं लगता है. सिक्योरिटी मीन्स यू कैन से अ टाइप ऑफ अ गारंटर. जब हम लोग अगर कोई लोन लेने जाता है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गारंटर की ज़रूरत होती है. विदाउट गारंटर लोन आपका सैंक्शन नहीं हो पाता है. उसी तरह से बेल के मैटर में बेलर कहते हैं उसे, सिक्योरिटी. तो बॉन्ड जो होता है सेक्शन 2 का ई, ओनली बॉन्ड. बॉन्ड मीन्स पर्सनल बॉन्ड. देयर नो नीड ऑफ एनी अदर पर्सन, देयर इज नो नीड ऑफ सिक्योरिटी. फाइन. बेल बॉन्ड क्या होता है? सेक्शन 2 का क्लॉज डी, बेल बॉन्ड, जहां पर सिक्योरिटी लगता है. मीन्स अ टाइप ऑफ अ बेलर, जहां पर एक आदमी को गारंटर बनना पड़ता है, अंडरटेक करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी. तो बेल बॉन्ड का मतलब होता है क्या? विद द सिक्योरिटी. एंड बॉन्ड का मतलब होता है क्या? विदाउट द सिक्योरिटी. एक अमाउंट होता है जो आपका एज अ सिक्योरिटी के अमाउंट में आपको भरना पड़ता है. तो दैट सिक्योरिटी इज़ वेरी नेसेसरी. अगर आप बॉन्ड नहीं भरते हैं, वो आपका, फॉर एग्जांपल आपका बेल हो गया, पर आपने अगर बॉन्ड नहीं भरा है तो आप रिलीज नहीं होंगे. स्टिल दैट टाइम यू विल नॉट फर्निश द सिक्योरिटी. सो दैट्स वाई बेल एंड बेल बॉन्ड, इन दोनों के प्रोविजंस को एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है. बेल हम लोग समझ गए क्या होता है. बॉन्ड भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझा क्या होता है. अब इसे हम लोग अच्छी तरह से इलेबोरेट करके समझेंगे सेक्शन 478 टू 496 में. ओके, चलिए आते हैं सेक्शन 478 टू 496. सबसे पहले बता दूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 35 में सेक्शन 478 टू 496 बेल एंड बॉन्ड का प्रोविजन अवेलेबल है, विच वॉज अवेलेबल इन CRPC चैप्टर 33, बट नाउ इट इज़ अवेलेबल इन द चैप्टर 35 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है. अगर आप लोगों ने पहले वाला CRPC अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि बेल के प्रोविजंस में कुछ क्लॉजेस थे, A, B, उन सभी को अब सेपरेट सेक्शंस में डाल दिया गया. जैसे इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट बेल, ओनली बेल, सो यू हैव टू स्टडी only the sections 478 to 483, only about the bail. I'm talking about the bail. And if you will talk about the bond, so section 484 to
496. Total provision as to bail and bond 478 to 496. फाइन, बेल समझ गए, बॉन्ड समझ गए. अब ये भी तो समझना होगा कि किस ऑफेंस में बेल होगा, किस ऑफेंस में बेल नहीं होगा. ये समझने के लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज सी, बेलेबल ऑफेंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट बेलेबल ऑफेंस? बहुत लोग बोलते हैं क्या, मैक्सिमम पीपल से दैट बेलेबल ऑफेंस मीन्स such type of offense which punishment is up to 2 years, that is bailable. Such type of offense which punishment is exceeding 2 years, that is non bailable. नहीं, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है. We can say it is partially right. क्यों? क्योंकि what is bailable offense, what is non bailable offense, what is cognizable offense and what is non cognizable offense, this all thing is mentioned in the first schedule of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्लियरली कहता है दैट आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता. तो आपको देखना होगा भारतीय न्याय संहिता के तहत जो भी ऑफेंस आते हैं उसके बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा गया है. स्पेशली देयर इज मेंशन इट इज बेलेबल, इट इज नॉन बेलेबल, it is cognizable, non-cognizable and by which court it is triable. ये किस कोर्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा ये आपके फर्स्ट शेड्यूल में दे दिया गया है. ये फर्स्ट शेड्यूल आपका आता है सेक्शन 531 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कंप्लीट होने के बाद. आई वुड लाइक टू शो यू गाइस फ्रॉम हियर. यू कैन सी यहाँ पर अच्छी तरह से मेंशन है सेक्शंस बेलेबल और नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बाय विच कोर्ट इट इज ट्राइबल, ऑल थिंग इट इज मेंशन एंड इट कम्स आफ्टर 531. आई एम रियली सॉरी, सेक्शन 531. नाउ बेलेबल ऑफेंस कहाँ है? तो फर्स्ट शेड्यूल में है. अब इट्स अ वेरी क्लियर थिंग, आपने फर्स्ट शेड्यूल देखा, आपको पता चल गया ये बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है. अच्छा ठीक है, बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल. बेलेबल ऑफेंस बेसिकली यहाँ पर अगर आप समझना चाहते हो तो आपको 4 ट्रायल समझने होंगे. सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल एंड समन्स ट्रायल. बेसिकली देयर आर 2 काइंड ऑफ ट्रायल. फर्स्ट इज समन्स ट्रायल, सेकंड इज वारंट ट्रायल. सेक्शन 2 क्लॉज X समन्स ट्रायल, सेक्शन 2 क्लॉज Z वारंट ट्रायल. इन दोनों में से 2 तरह के ट्रायल है, सेशंस ट्रायल एंड समरी ट्रायल. समरी ट्रायल, सेशंस समरी ट्रायल, समन्स ट्रायल एंड वारंट ट्रायल. देयर आर टोटल 3 काइंड्स ऑफ ट्रायल जो कि मैजिस्ट्रेट ट्राइबल है. एंड सेशंस ट्रायल एकमात्र ऐसा ट्रायल है जो कि सेशंस जज के द्वारा ट्रायल किया जाता है, सेशंस कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाता है. तो बेल के प्रोविजन में मैजिस्ट्रेट को 2 प्रोविजन दिए गए हैं. इन द मैटर ऑफ बेल द मैजिस्ट्रेट हैज द राइट टू ग्रांट द बेल इन टोटल 2 प्रोविजन. फर्स्ट 478, सेकंड 480. 478, 480. 482 is provided for session judge for anticipatory bail, or you can say high court for anticipatory bail. And 483 is a type of a regular bail. If the magistrate will reject your bail, so definitely you can go to the sessions court. If the sessions court will reject your bail, so definitely you can go to the high court. Fine. अब आ जाइए 478. 478 जो है वो आपको मैजिस्ट्रेट को पावर देता है बेल ग्रांट करने का. 478 provides the power to a magistrate to grant the bail, but in bailable offence, not in non-bailable offence. Whenever you will talk about the bailable offence, always remember in your mind 478. 478 सबसेक्शन 1 में क्लियरली लिखा गया है कि मैजिस्ट्रेट बेल दे सकता है बेलेबल ऑफेंस में. ये एक्यूज्ड का राइट है. फाइन, ये एक्यूज्ड का राइट है बेल लेना.
जो प्रोवाइजो है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि अगर मान लीजिए किसी का बेल हो गया है, देयर इज अ पर्सन हु ऑलरेडी गॉट द बेल बट ही इज अनेबल टू फर्निश द श्योरिटी, ही इज अनेबल टू फर्निश द बेल बॉन्ड, तो उसे बेल बॉन्ड लेने की बजाय इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल बॉन्ड उसे रिलीज कर दिया जाएगा पर्सनल बॉन्ड पर। बट ये कब होगा, ये एक्सप्लेनेशन में आपका लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक, when the person is unable to furnish the surety, when the person is unable to give the bail bond within 1 week from the date of bail, that person will be released in the PR bond. PR bond means personal bond. Okay? अब आ जाइए, बहुत बार मन में एक क्वेश्चन आता है, एक्यूज लोग कभी कभी बोलते हैं कि सर या मैडम हमने तो बेलेबल ऑफेंस किया फिर वारंट इशू क्यों हो गया, और वारंट इशू हो गया तो अरेस्ट ऑफ वारंट हो गया और इस बार बेल भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जब कभी भी बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल मिलती है, किसी भी ऑफेंस में, इन एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, व्हेन यू आर गेटिंग अ बेल, डेफिनेटली देयर विल बी सम टाइप ऑफ अ, क्या कहते हैं, वी कैन से कंडीशन आपको फुलफिल करना होता है। वो कंडीशन आपको दिया जाएगा, यू हैव टू फुलफिल दैट कंडीशन। अगर आप उस कंडीशन को कंप्लाई नहीं करते, इफ यू आर फेल, इफ यू आर नॉट अबाउट टू कंप्लाई विद द कंडीशन विच इज इम्पोज बाय द कोर्ट रिगार्डिंग बेल, तो आपका फिर से वारंट इशू होगा, आपका फिर से वारंट इशू होगा। अगेन द कोर्ट विल इशू द वारंट एंड आपको अरेस्ट करके लाया जाएगा, एंड दिस टाइम आपका बेल इतनी आसानी से नहीं होगा जितनी आसानी से पहली बार हुआ था। अंडरस्टैंड? मीन्स नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बेलेबल ऑफेंस। मान लीजिए बेलेबल ऑफेंस में पर्सन, एक्यूज्ड पर्सन बेल हो जाता है, तो उसमें उसको अगर किसी प्रकार का कंडीशन दिया गया है, if the person got the bail in a bailable offence and some condition has been imposed by the court and he is unable to comply with the condition, so definitely the court will issue the warrant, and this time the person will not get bail easily. It has mentioned in 478 subsection 2. Okay, I hope you can understand. 478 completed. अब हमें 479 नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? 480. 480, it is also providing the power to the magistrate for grant bail but in non-bailable offence and cognizable offence. Non-bailable offence and cognizable offence 480. Fine. 480 subsection 1 सीधी सी बात बोलता है, मैजिस्ट्रेट को पावर है, मैजिस्ट्रेट हैज द राइट, magistrate has a discretionary right, discretionary power to grant the bail in the non-bailable offence and cognizable offence. But magistrate भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां बेल नहीं दे सकते, बार्ड है, बार्ड बाय लॉ। कब? सबसेक्शन 1 480 सबसेक्शन 1 रोमन लैंग्वेज क्लॉज 1, if the person has committed such kind of offense where the punishment is up to life imprisonment, death imprisonment, and clause 2 Roman language, such person has committed any offense, perhaps that person is convicted one time with the sentence 7 years, or the person is convicted twice time with the conviction 3 years. मतलब 3 साल तक का उसने अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें उसे 2 बार कन्विक्शन हो चुकी है, या एक बार उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें उसे 7 साल तक की कन्विक्शन हो चुकी है, तो उस क्रिमिनल पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर मैजिस्ट्रेट आपको बेल नहीं देगा, मैजिस्ट्रेट विल नॉट ग्रांट द बेल। फाइन, क्या समझे? मैजिस्ट्रेट हैज अ डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट द बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस आल्सो।
सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, अगर कुछ ऐसी ऑफेंस उसने किया है जिसकी सज़ा मौत है या जिसकी सज़ा उम्र कैद है, उसमें मजिस्ट्रेट बार्ड बाय लॉ बेल नहीं देगा। पॉइंट 2, अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें उसका 7 ईयर्स तक कन्विक्शन उसे हुआ है या 2 बार 3-3 साल का कन्विक्शन उसे हुआ है, तो उस क्रिमिनल पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर उसे बेल नहीं दिया जाएगा। फाइन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बट हाँ, थोड़ी सी सहूलियत बरती जा सकती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ 480। अगर महिला है अगर वो बच्चा है, चाइल्ड है, या अगर वो महिला है, तो अगर उसने कुछ ऐसा ऑफेंस किया भी है जो कि नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है कि इसे बेल दिया जाए। विचार किया जा सकता है, बेल दिया जाए। बेल हो भी सकता है, इसमें लिखा हुआ है, बट इन एक्चुअली ज़्यादातर केसेस में होता नहीं है ऐसा। बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन 480 सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोवाइजो, इट हैज़ मेंशन कि अगर महिला है या बच्चे हैं, अगर उन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर उसने किया है, तो उसके बारे में बेल के लिए विचार किया जा सकता है, उसे रिलीज किया जा सकता है। अब आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट सबसेक्शंस, लाइक सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्लियरली बोलता है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने बेल दे दिया नॉन बेलेबल ऑफेंस में, और उसके ऊपर जो कंडीशंस लगाए गए हैं वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, वो विटनेसेस को डरा रहा है, धमका रहा है, वो उसके लिए एक ऐसा एप्रीहेंशन है कि दैट पर्सन कैन डिसअपियर द प्रूफ, कैन डिसअपियर द एविडेंस। विटनेसेस को डराना, धमकाना, सबूत मिटाना, सबसे बड़ी बात कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करना, विच इज इम्पोज बाय द कोर्ट। तो कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए बेल को सेट असाइड कर सकता है। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 480, फाइन, अपने ही द्वारा दिए गए बेल को सेट असाइड कर सकता है। सबसेक्शन 6 शॉर्ट में आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, ऐसा पनिशमेंट जिसमें मान लीजिए व्यक्ति का बेल नहीं हुआ है और उसमें एविडेंस स्टेज स्टार्ट हो गया है, ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसका पनिशमेंट 3 ईयर है, सच काइंड ऑफ ऑफेंस वेयर द पनिशमेंट इज 3 ईयर, अप टू 3 ईयर, एंड स्टिल दैट पर्सन हैज नॉट गॉट द बेल, नॉट रिलीज्ड इन द बेल, बट द एविडेंस हैज बीन स्टार्टेड। आप 60 डेज के अंदर अगर आपका ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है तो उसे बेल मिल जाएगा। नॉर्मली ही उसे बेल मिल जाएगा अगर 60 डेज के अंदर उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है तो। अब आ सकते हैं 482 सेक्शन 482 द एंटीसेपेटरी बेल। एंटीसेपेटरी बेल, नाउ आई थिंक 481 अभी पढ़ना सही नहीं है, पहले 482 करते हैं, 483 करते हैं, उसके बाद 481 एंड 481 एंड 479 हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं 482 एंटीसेपेटरी बेल। एंटीसेपेटरी बेल मीन्स हमेशा एक चीज़ याद रखनी होगी एंटीसेपेटरी बेल में, एंटीसेपेटरी बेल के लिए हम तभी अप्लाई करेंगे जब ऑफेंस कॉग्निजेबल है।
क्योंकि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है, तो जरूरत ही क्या है, अरेस्ट से डरने की जरूरत ही क्या है। वहां पर तो हमारा राइट है बेल लेना, बट अरेस्ट से इंसान को डर कब लगता है, जब उसे ऐसा रियलाइज हो कि उसके खिलाफ ऐसा केस किया गया है या केस किया जा सकता है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पड़ेगा, जिसकी सजा अप टू 7 years हो सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पड़ेगा और उसे बेल शायद ना मिले, तब वो व्यक्ति बेल अप्लाई करेगा, एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करेगा बिफोर द सेशंस कोर्ट और बिफोर द हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। फाइन। सीआरपीसी का सेक्शन 482 अगर याद होगा तो क्रिमिनल में हाई कोर्ट को इन हैंड पावर इसी सेक्शन में दिया गया था, क्योंकि अब वो सेक्शन 528 में जा चुका है, अभी 482 में आपका है एंटीसिपेटरी बेल। ओके, ये हमेशा सेशंस कोर्ट में ही फाइल कर सकते हैं आप या हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं आप, ठीक है। बट इतना याद रखें, अगर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो सेशंस कोर्ट बेल नहीं ग्रांट करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात 482 के विषय में, अप टू 10 years, एक्सीडिंग 7 years, अप टू 10 years, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अप टू डेथ, इन सब मैटर्स में आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं कर सकते। आप इन सब मैटर्स में एंटीसिपेटरी बेल फाइल नहीं कर सकते। जहां पर आपका पनिशमेंट अप टू 7 years तक है, उसी में आप बेल फाइल कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप जा सकते हैं। ओके, सेक्शन 482। नाउ सेक्शन 483, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। ये आपका रेगुलर बेसिस का बेल है। मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने आपके बेल को रिजेक्ट कर दिया तो आप सेशंस कोर्ट में जा सकते हैं। सेशंस कोर्ट ने मान लीजिए आपके बेल को रिजेक्ट कर दिया है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये 483 में आपको बताया जाता है। सबसेक्शन 1, a high court or court of session may direct। क्लॉज ए ये कहता है कि अगर आपका बेल अगर आपका जो ऑफेंस है वो अगर 480 सबसेक्शन 3 के तहत अगर ये आता है तो किसी प्रकार का कंडीशन को इम्पोज करके, जो कंडीशन नीडेड है, दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नीडेड टू इम्पोज दैट, उस कंडीशन को इम्पोज करने के बाद बेल ग्रांट किया जा सकता है। ठीक है। क्लॉज बी आपका आता है मान लीजिए
मैजिस्ट्रेट ने, द पर्सन हैज़ गॉट द बेल बाय द मैजिस्ट्रेट, एंड मैजिस्ट्रेट ने किसी प्रकार का कंडीशन इम्पोज किया है और उस कंडीशन को, आई थिंक दैट कंडीशन इज नॉट नीडेड। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगे या सेशंस कोर्ट को ऐसा लगे दैट कंडीशन इज नॉट नीडेड और दैट कंडीशन इज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़रूरत नहीं है उसकी, तो उस टाइम में इन दैट केस द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन में set aside that condition. Okay, subsection 2 very necessary. Subsection 2 is that section 65 सबसेक्शन 2 सेक्शन 670 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। कहने का मतलब ये है, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 65 में जो आता है, मीन्स इट्स टॉक अबाउट द प्रोविजन ऑफ रेप इन भारतीय न्याय संहिता। अगर किसी तरह का ऑफेंस हुआ है विच इज़ रिलेटेड टू द वुमेन एंड विच इज़ रिलेटेड टू सच काइंड ऑफ ऑफेंस, मीन्स सेक्शन 65 to 70 इन द भारतीय न्याय संहिता, तो उस टाइम में अगर बेल के लिए हेयरिंग हो रही है या बेल के लिए अप्लाई किया गया है, इन्फॉर्मेंट को सूचित करना जरूरी है। यू हैव टू इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट। एंड सब सेक्शन 3 आपका कहता है क्या, अगर सेक्शन 483 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सेकेंड प्रोवाइजो में कहा गया है कि अगर इस तरह का कोई ऑफेंस होता है विच इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 65 to 70 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। एंड बिफोर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बेल का जो आपका हेयरिंग होगा वो उसके सामने होगा। इट मस्ट बी इन्फॉर्म दैम, ओके। और इन्फॉर्मेंट को भी आपको इन्फॉर्म करना है, सूचित करना है, सबसेक्शन 2 के तहत नोटिस करना है कि इसे बेल के लिए अप्लाई किया गया है या हेयरिंग होने वाली है। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। अच्छा, सबसेक्शन 3 483 सबसेक्शन 3, अ हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, मैजिस्ट्रेट ने बेल दे दिया या कोर्ट ऑफ सेशन ने बेल दे दिया, लेकिन वो बेल गलत है, दैट ऑर्डर इज रॉन्ग। डेफिनेटली इफ देयर इज द मैक्सिमम एप्रीहेंशन बाय द हाई कोर्ट, बाय द कोर्ट ऑफ सेशन दैट ऑर्डर इज रॉन्ग, तो उस बेल को सेट असाइड किया जा सकता है और उसे फिर से कस्टडी में लिया जा सकता है। अगेन दैट पर्सन कैन टेक इन द लीगल कस्टडी। बट एक बात याद रखने वाली है, हमेशा हाई कोर्ट अगर सेट असाइड कर सकता है तो वो सेशंस कोर्ट के बेल को, सेशंस कोर्ट अगर सेट असाइड कर सकता है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बेल को। कोई भी कोर्ट अपने से सुपीरियर कोर्ट का बेल को सेट असाइड नहीं कर सकता। सुपीरियर कोर्ट अपने से इंफीरियर कोर्ट के बेल को सेट असाइड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सेक्शन 483 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। सीधी सी बात है,
अगर मजिस्ट्रेट ने आपके बेल को रिजेक्ट किया है या सेशंस कोर्ट ने आपके बेल को रिजेक्ट किया है, सो यू कैन गो इन द हाई कोर्ट. Perhaps the magistrate has rejected your bail, so you can go in the sessions court. Clause 2, clause B, you can understand. अगर magistrate ने कुछ ऐसे conditions लगाए हैं which is not necessary, court of sessions or the high court may set aside that condition. This is mentioned in the proviso also. Second proviso, if the offence is regarding 65 to 70 of Bharatiya Nyaya Sanhita, we have to inform the public prosecutor, and before in front of the public prosecutor the bail hearing will be conclude. Subsection 2, it is necessary to inform the informant in the matter of 65 to 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Subsection 3, the court of session or the high court can set aside the order of bail which is passed by the inferior court. I hope guys you can understand section 478 to 483. दो sections बचे हुए 479 and 480. Sorry, 479 and 481. I would like to make you understand in the short form. 479 talk about such prisoners, accused persons जिन्होंने अपनी 1/4 या 1/3 या उससे ज़्यादा विदाउट टेकिंग एनी बेल कस्टडी में काट दिए हैं. विदाउट टेकिंग एनी बेल उन लोगों ने अगर कस्टडी में काट दिए हैं तो उन्हें बेल मिल जाएगा. उन्हें बेल जितनी जल्द से जल्द हो मिल जाएगा. सबसेक्शन 1 कहता है 479 सबसेक्शन 1 कहता है अगर कोई व्यक्ति ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर उसने कस्टडी में काट दिए हो, पर इफ दैट पर्सन हैज कमिटेड सच काइंड ऑफ ऑफेंस वेयर द पनिशमेंट इज नॉट एक्सीडिंग not up to life imprisonment, not up to death, there is no any punishment of death, they have not committed such kind of offense where the punishment is up to life imprisonment, और उन्होंने 1.5 पीरियड अपने जो सब्सटैंटिव पनिशमेंट है उसका 1.5 पीरियड अगर उन लोगों ने कस्टडी में काट दिया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, तो उन्हें बेल मिल जाएगा. दे विल गेट द बेल. और अगर किसी व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है, हु इज नॉट द हैबिचुअल ऑफेंडर, तो उसका सब्सटैंटिव पनिशमेंट का 1/3 अगर उसने काट लिए है कस्टडी के अंदर पनिशमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, तो उसे बेल मिल जाएगी. बट इसके लिए आपको सबसेक्शन 2 भी पढ़ना वेरी नीडेड, बहुत ज़रूरी है. 479 सबसेक्शन 2 क्लियरली बोलता है आपका अगर कोई ऐसा ऑफेंडर है जिसने कुछ ऐसा काम किया है या वो मल्टीपल केसेस उसके अगेंस्ट में लगे हुए हैं
बहुत सारे केसेस उसके अगेंस्ट में लगे हुए हैं और वी कैन से दैट ही इज़ द हैबिचुअल ऑफेंडर। बहुत सारे केसेस हैं पेंडिंग उसके अगेंस्ट में, तो उसे बेल नहीं मिलेगा। दैट पर्सन विल नॉट गेट द बेल ड्यूरिंग दिस ऑल काइंड ऑफ पीरियड विच हैज मेंशन इन दिस सेक्शंस। सब सेक्शन 3 कहता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ द जेल, जेल के जो सुप्रिटेंडेंट होंगे वो अगर देखेंगे कि जेल में कुछ ऐसे एक्यूजी है जिन्होंने अपने 1.5 या 1/3 पनिशमेंट काट लिए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, काट लिए हैं, और उनका जो मतलब यू कैन से बिहेवियर, उनके बिहेवियर के आधार पर भी वो क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एप्लीकेशन कोर्ट में देंगे 479 सबसेक्शन 1 के तहत। क्यों? ताकि उसे बेल दिया जाए। 479 सबसेक्शन 1 जो हमारा कहता है कि अगर उसने 1/3 या 1.5 पनिशमेंट अगर काट लिए है सब्सटैंटिव पनिशमेंट के, तो उसे बेल मिल जाएगी। अगर उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ नहीं है तो ये काम, ये एप्लीकेशन दिया जाएगा सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के द्वारा, और ये चीज़ मेंशन है सेक्शन 479 के सबसेक्शन 3 में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मैंने बताया था 481। 481 इज अ वेरी सिंपल, एक तरह का बॉन्ड लिया जाता है बिफोर एक्यूटल। एक बॉन्ड लिया जाता है कि आप, ये बॉन्ड 6 महीना तक के लिए इन्फोर्सेबल रहता है। इसमें कहा जाता है कि आप एक्यूज्ड पर्सन को कहा जाता है दैट यू कैन नॉट गो एनी आउटसाइड ऑफ द स्टेट, यू कैन नॉट गो एनी आउटसाइड ऑफ द स्टेट, और आपके लिए आपको यहीं रहना है जब जब आपको कोर्ट बुलाएगा। व्हेन द कोर्ट विल कॉल यू, व्हेन द कोर्ट विल नोटिस यू टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, आपको आना पड़ेगा। होता है ना, कभी कभी क्या होता है, एक्यूटल हो गया, एक्यूटल होने के बाद जो पर्सन है वो कहीं ऐसा जगह चला गया जो मिल ही नहीं रहा है, बट उससे एक्यूटल वो जेल से छूटा, वो कहीं चला गया। बट मान लीजिए विक्टिम है, या मान लीजिए सामने वाली जो पार्टी है वो अगर अपील जाना चाहती है तो वो अपील जाएंगी तो उसे कहाँ से पाएंगी? डेफिनेटली अगेन बहुत सारे प्रोसेस फिर इशू होंगे, तो यही रीज़न से एक बॉन्ड लिया जाता है। क्लियरली इसमें मेंशन है 481 सबसेक्शन 1। बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, सबसेक्शन 1 यही कहता है कि आपको बॉन्ड लिया जाएगा ट्रायल कंक्लूड होने से पहले आपको बॉन्ड लिया जाएगा एक्यूज्ड पर्सन से। आप कुछ कंडीशन इम्पोज किए जाएंगे जिस कंडीशन को आपको फुलफिल करना है। ये बॉन्ड आपका 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। अगर सबसेक्शन 2 कहता है अगर वो कंडीशंस को कंप्लाई करने में फेल रहेगा एक्यूज्ड पर्सन, तो उसका जो बॉन्ड रहेगा वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। सेक्शन 491 में जो प्रोसीजर दिया गया है बॉन्ड फॉरफिट करने का, उसके तहत। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सेक्शन 478 to 483 द प्रोविजन एज टू बेल। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं बॉन्ड का वीडियो मैं फिर बनाऊंगी। आई विल
make a next video on the bond, and I will upload that. So today only that much. I think that much is sufficient for today. And provision as to bail today we have completed. So thank you so much. If you like this information, thank you very much, and please like and subscribe.